संस्था सराहनीय काम कर रही है, कुछ अच्छा भी बहुत अच्छा कर रही है, कुछ थोड़ा धीरे चल रही है, लेकिन काम जरूर कर रही है। संस्था बनाई जाती है काम करने, लेकिन उसका असर नहीं होता। यदि वो सब लोग संस्था के चलाने वाले या हमारे डॉक्टर, इंजीनियर या हमारे बुद्धिजीवी लोग एक जगह मिल करके बैठ करके और ये सोचे सरकार को हम अपना अल्टीमेटम दे, तो शायद सरकार कुछ न कुछ ये बात समझेगी कि बाहर समाज में कुछ हलचल है। अभी तो किसी पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1500 आदमी 2000 आदमी कहीं ना कहीं, कोई बंगलोर में कर लेता है, कोई कलकत्ता में कर लेता है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। चारों तरफ यहाँ आते हैं प्रदर्शन करने लिए, जंतर मंतर पे यहाँ आदमी आते हैं 1000, 500, 2000 आगे। तो इस तरह से उसका कोई असर आज तक पड़ा नहीं। हमारा ये है सोच कि यदि आप लोग सब लोग जैसे हैं और बाकी आदमी को भी इसमें जोड़ेंगे, तो ये एक समय आएगा कि भीम संसद के सदस्य बनाने के लिए भी हमें चुनाव कराने पड़ेंगे हर स्टेट। अभी तो आप लोग सब लोग आए हैं, हमने बुलाया, हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं कि भाई जो भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है वो आ जाए, इकट्ठा हो जाए। और ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि 2 साल 3 साल में हम इसको इतनी स्थिति पे आ जाएंगे कि हम लोग को पूरे देश से सेलेक्ट करने पड़ेंगे आदमी। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सरकार भी डरेगी, तभी डरेगी, बाकी का कुछ डरने का दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात है कि जो हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनके हिसाब से उनके मुद्दे हैं। लेकिन जो मुद्दे दद्दू प्रसाद जी आए हैं, तो जो मुद्दे हम लोगों के हैं वो ऐसे हैं जो कॉमन टाइप के मुद्दे हैं। वो मुद्दे कोई ना तो उनको जानता है, ना कोई उठाता है, और यदि उठाता है भी है तो उसका कोई असर नहीं आता। तो मैं ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने जिन बातों को लेकर के आपके सामने बात रखी जानी है, वो है एक जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं लेके चलता हूँ बाबा साहब के सामने। बाबा साहब के सामने इन लोगों ने ये वायदा किया था जब देश आज़ाद हो रहा था। बाबा साहब उस समय थोड़ी रोक लगाए हुए थे कि देश आज़ाद होने से पहले ये तय हो कि हमारी क्या स्थिति रहेगी, मेरा समाज कहाँ जाएगा, मेरे समाज के लिए क्या किया जाएगा। ये अड़चन बाबा साहब ने लगा रखी थी। तो इन लोगों ने जो अपने आप को उस समय के कर्णधार थे, उन्होंने वायदा किया कि हम 10 साल के अंदर अंदर इनको दूसरे समाज के बराबर ले आएंगे, हम इनको जमीन बांट देंगे, एजुकेशन दे देंगे, नौकरी दे देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। वायदे बहुत बड़े किए गए, लेकिन हुआ कुछ है नहीं खास। तो ऐसे ही बहका करके हमको जैसे एक लुभाव दे देते हैं, बच्चों को बहका दिया। लुभाव समझते हैं ना, जो पहले बहुत लुभाव चलता था, आजकल तो लुभाव नहीं देते, पर पहले लुभाव होता था थोड़ा सा, ऐसे ही बच्चों को बहकाने का, वो साथ हमारे साथ हुआ है। उसके साथ ही मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी, किसी ने भी, मेरे समाज के लोगों ने किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसे प्रस्ताव इन्होंने 3-4 बार पास कर लिए कि हम इन लोगों को, दलित लोगों को 10 साल के अंदर अंदर बराबर ले आएंगे। बार बार करते हैं ये प्रस्ताव पास, हर सरकार ने किया, लेकिन आज तक भी किसी ने कोई कदम उठाया नहीं। मैं भी कम से कम 30-40 साल से देख रहा हूँ, काफी कुछ लिखा पढ़ी करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेरी ताकत क्या है, ऐसे ही सब संस्थाओं की हालत यही है, कहीं किसी का कुछ खास होता नहीं है। तो मैं, अब बहन जी हमारी बैठी है, बोला सावित्रीबाई फुले जी, हमने इनको कई सवाल उठवाए, कई लगाए पार्लियामेंट हाउस में, तो ये तो धाड़ जाती थी, इसी वजह से इनको अपनी वो भी खोनी पड़ी। खैर चलो, ये तो बात है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ सांसद जितने बैठे हैं, कोई भी हमारी बात उठाने को तैयार नहीं है। आपने सबने देखा होगा, इस समय हालात बहुत खराब है। तो मान लिया पक्ष के खराब है, लेकिन विपक्ष वाले तो उठा सकते हैं। विपक्ष वाला भी कोई सवाल नहीं उठाने को तैयार। आदमी तो हमारे वहाँ भी 131 MP जो हैं, उनमें से यदि सांसद बीजेपी के हैं तो कुछ बाकी पार्टियों के भी तो हैं जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, लेकिन कोई नहीं उठाता। या तो उनको पता नहीं सवाल क्या उठाना है, या वो जानबूझ के उठाते नहीं, डरते हैं। तो कोई तो बात होगी। दोनों बातें हैं, ना तो उनको मालूम है नंबर 1, और मालूम भी है तो उठाते नहीं है। और हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनको बैठा करके, बुला करके, उनको कभी कहीं 10-20 को 50 को कहीं खाने पे, चाय पे, पानी पे कहीं बुला ले, मीटिंग में बुला ले, अब भाई ये समस्या है तो आप ये उठाइए। हम पहले बहुत करते थे, तो उठवाते भी थे थोड़ा बहुत, लेकिन रिजल्ट कोई खास आया नहीं।
हम लोग जब तक दबाव नहीं बनाएंगे सरकार पे तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैंने कुछ मुद्दे लिखे हैं। मैंने जैसे अभी आपको मैंने अफसरों को चिट्ठी भेजी है, बताया है कि इन्होंने 27 मार्च 2005 को मीटिंग बुलाई थी एनडीसी की। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस देश की सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। उसमें ये प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ये एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ भाग लिए आए। 27 जून 2005 को 51वीं बैठक थी एनडीसी की, उसमें प्रस्ताव पास किया और अपने मनमोहन सिंह जी ने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव पास किया कि हम 10 साल में इनको बराबर लाएंगे। ये मेरे पास कागज है, जिसको भाई को चाहिए कॉपी मेरे से ले ले, उसे पढ़ भी ले, उसका नंबर भी। हाँ, भंते जी, हमारे आदरणीय भंते जी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि 2-3 सीटें उनकी, क्योंकि हमारे आदरणीय होते हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि उनको यहाँ साथ आगे की सीट आगे ले आए। तो मैं उनको जो मैंने तारीख बताई वो सब नेट पे मौजूद है। तो तब ये तय हुआ कि ये फंड, मैं बहुत देर से कोशिश में था। मेरे वहाँ आदमी थे, एक हमारे आदमी थे जो IAS अफसर थे, वो प्रिंसिपल एडवाइजर बोलते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर थे, प्रिंसिपल एडवाइजर थे। तो उनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो मैंने उनके साथ मिलके बैठ करके उनके साथ बैठ करके हमने सब ये तय कराया था, और वो प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा एनडीसी की मीटिंग में रखा गया, पास हुआ। उसमें तय हो गया कि जो फंड मिलेगा, आप सब नोट करें, इस बात को ध्यान रखें कि आबादी के अनुपात में हमारे को फंड आवंटित होगा। मेरे पास पेपर है, 10-20 कॉपी में है, जो भी लेना चाहे, जो लड़ाई लड़ते हैं वो लोग ले ले। तो आबादी के अनुपात में जब आवंटित होगा, आज तक नहीं हुआ। ये उन्हीं का, सरकार का प्रस्ताव है, हमारा प्रस्ताव नहीं है। सरकार अपना प्रस्ताव पास करे, बातों को ना माने, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। फिर ये था कि वो डाइवर्ट नहीं होगा। किसी पहले पार्कों में और उनमें लगता था, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, सब जगह हमारा उसको डिविजेबल बोलते थे। वो डिविजेबल का मतलब था कि वो जहाँ भी खर्चा होगा सरकार का, उसमें हमारा भी हिस्सा उतना जुड़ जाएगा। वो हमने रुकवाया। मैं कहा इससे हमें क्या, पुल पे हमें नहीं जाना, सड़क पे हमें नहीं चलना, आप हमारा बंद कर दीजिए, लगा दीजिए बोर्ड भाई ये सड़क के आदमी नहीं चल सकेंगे। लेकिन हमें पैसा हमारे इंडिविजुअल के ऊपर खर्च करिए, फैमिली ओरिएंटेड स्कीम पे खर्च करिए, हमारी एजुकेशन पे खर्च करिए, हमारे कारखाने लगवाइए, हमारे दूसरे उसमें डेवलपमेंट में लगाइए। ये हमारा उनका उद्देश्य है। तो अभी इन्होंने वो लगा दिया, 2005 में ये प्रस्ताव पास हो गया कि वो ना डाइवर्टेबल है ना लेफ्टेबल है। यदि हमें वो 50,000 करोड़ रुपया देते हैं और खर्च करते हो 40,000 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया वो लेफ्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए। अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैं आपको बता दूं, खुशी की बात, थोड़ी सी खुशी की बात ये है कि आज हमारा पैसा जो लेफ्टेबल नहीं था वो रुक गया। 86,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास हमारा जमा है। 86,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में जमा है। ये रिपोर्ट हमें प्लानिंग कमीशन से मिली और हमें वहाँ अपना आदमी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए लड़ाई लड़ो, ये पैसा लगवाओ, कहाँ लगवाना। तो मैंने लगाने के भी चिट्ठी दी उनको। मैं कहा हमारे डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय आप खोल दीजिए, हर MP हर सांसद के क्षेत्र में खोल दीजिए, तो 800 डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुल जाएंगे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय खुल रहे हैं। तो हमारे हर स्कूल में 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ रख करके आप खोलिए, तो उससे हमारे कितने बच्चे बाबा साहब के कहने के अनुसार शिक्षित बनो, तो काफ़ी काम हो जाएगा। ऐसे ही मैंने उनको कहा इस 86,000 करोड़ रुपए में आप करिए, हमारी इंडस्ट्री बनाइए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करिए। हर कम से कम राजधानी में पहले साल में हर प्रदेश की राजधानी में 2000 प्लॉट डेवलप करिए, या फ्लैट फैक्ट्री बना करके हमारे लोगों को काम करने का मौका दीजिए।
ट्रेनिंग दीजिए और पैसा दीजिए जिससे वो आगे चले। इस तरह से हम लोग इसको लेके चल रहे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये एक पॉइंट है जो मेन मुद्दा था, जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों को बुलाना चाह रहा था। आप इस पर बात करिए। जो पैसा आएगा वो कहाँ खर्च हो, हमारा वो क्या करते हैं, हमारा पैसा इधर उधर ऐसी जगह खर्च करते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो हम लोगों को तो पता हो। मैंने बहुत से अपने दोस्तों को कहा भाई कहाँ खर्च करवाना। मैं बुरा ना मनाए, कोई साथी बैठा हो इनमें से, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ खर्च करना है, किधर पैसा लगाना। और जिन लोगों को पता है वो बेचारे हम लोगों तक पहुँच नहीं पाते, वो बात नहीं कर पाते। और उस तरह की हालात बन गए हैं कि सरकार मन मर्जी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उठपटांगी इसकी बनाती रहती है, वो चलता रहता है। और पैसा हमें 1/4 भी नहीं मिलता। जब उन्होंने ये वायदा किया कि हमारा पैसा आबादी के अनुपात में मिलेगा, नहीं मिला। और 10 साल में तो क्या 10 साल में एक भी स्कीम नई प्रोड्यूस नहीं हुई। तो हमने आप लोगों को सबको इसलिए बुलाया कि ये अब राष्ट्रीय स्तर पर हम इस मामले को उठाएं। और जब राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे तो सरकार भी जगेगी, उन्हें भी पता लगेगा कि हमारी समस्याएं हैं। और आप हमारी समस्या के हिसाब से तय करिए कि कौन सी योजनाएं बनानी है। तो योजनाएं हमने बना के देनी है। तो इस तरह से इसको आगे चलाना है, ये बात है। बाकी मुद्दे आपके सामने बांटे गए हैं, उन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मैंने आपको जैसे एक छोटा सा मुद्दा पहला है कि जो हमारा शुल्क सर्टिफिकेट है वो हर प्रदेश में मान्य नहीं है। केंद्र सरकार में तो कहीं भी जाओ मान्य है, लेकिन यदि आप चले जाओ स्टेट टू स्टेट कहीं भी जाएंगे बात करेंगे तो हमारा यूपी का सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र वालों का बाहर का सर्टिफिकेट यूपी में नहीं चलेगा, दिल्ली में नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे 20-25% आदमी मूवमेंट में हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, धंधा नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं। तो वो सब लोग चलते हैं, वो सब मूवमेंट में रहते हैं। ऐसे आदमियों की गिनती कहीं नहीं होती। तो एक तो यदि उनकी गिनती होनी शुरू हो जाए, यदि वो सर्टिफिकेट सब जगह मान्य हो जाए। दिल्ली में 17% पॉपुलेशन बताते हैं ये, जबकि यहाँ 32% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन क्या करें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मानते ही नहीं। जो भी हरियाणा से आ जाए, जो भी पंजाब से आ जाए, या जो कहीं बाहर से आ जाए, कोई आंध्रा से आ जाए या कहीं किसी भी प्रदेश से आ जाए, वो दिल्ली में मान्य नहीं है। ऐसा यूपी का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का हरियाणा में, कहीं किसी का नहीं मानता। तो हमारा पहला मुद्दा ये कि भाई ये हर सर्टिफिकेट जैसे केंद्र सरकार की लिस्ट केंद्र सरकार में सब मान्य है, ऐसा ही राज्यों में मान्य हो। तो इसमें कोई थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट का आकार बदला जा सकता है। वो हम बताएंगे, लोग जैसे सलाह आएगी सबकी सलाह सुनेंगे और हम सब एक एक करके बताएंगे। तो आप लोग जितने मुद्दे पड़े हैं ये एक एक करके इन पर चर्चा के लिए आएंगे। और आज भी कल भी मुद्दे तो इतने मुद्दे हैं। यदि जब एजुकेशन पे आएंगे, हमारे बीच में प्रोफेसर रतन लाल जी आए हैं, सब जानते हैं, उनका अम्बेडकर नाम है, सब देखते हैं। और ये लोग बताएंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी पे बताएंगे हमें क्या करना है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आएंगे सारे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक एक मुद्दे पे सलाह दीजिए, बताइए। वैसे हमने अपना बनाया, हम लोग लड़ रहे 20 साल से, लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब सीरियसली अटेंड करें और सब सीरियसली सुने। लोगों के विचार आएंगे। कई बार एक आदमी ने कहा, मेरे पास सवेरे फोन आया, वो कहने लगा जी क्रिमिनल होना चाहिए शुल्क पे। मैंने कहा इंदिरा साहनी वाले केस में वहाँ पर 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि शुल्क को क्रिमिनल में नहीं लाया जा सकता। फिर दूसरी बात मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं जी मैं तो PIL लेके जा रहा हूँ। अरे मैं कहा तुम मूर्ख है क्या, बैठे क्या यहाँ आए हैं भाई जी क्या जरा जो सवेरे मेरे से बहस कर रहे थे है जी। अच्छा तो मैं इसमें आप लोगों से ये कहता जा रहा हूँ, मेरे को ये सन 80 में 81 में जब गुजरात से आंदोलन चला था एंटी रिजर्व मूवमेंट, तब इंदिरा जी ने मुझे बुलाया और बुला करके बैठ कर कहा कि आप जयवगान जी आप स्टार्ट करो जरा आंदोलन। मैं कहा जी क्या। तो वहाँ पर एक RN मित्तल हैं जो आजकल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, खर्चा उर्चा तो ये उठा लेंगे, आप ये मामला करो कि ये
रामविलास पासवान का लड़का क्यों फ़ायदा ले, आप ये IAS अफसर का फलाने का क्यों फ़ायदा, उन्होंने कई काम किया। तो मैंने कहा ऐसा है मैडम, आप इतने काले दिल की हैं, जो लोग लेने के लायक है उन्हें तो तुम लगा करके बाहर निकाल दो, जो लेने के लायक नहीं उनको कहो भाई तुम आ जाओ, इन्हें देंगे। ना तुम इन्हें दोगे ना इन्हें दोगे, दोनों को निकालना चाहते हो। तुम्हारा पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तुम्हारे पेट में और कितना चाहिए? सारा तो तुम ही खा रहे हो। इंदिरा जी को कहा मैंने मेज पर हाथ मार के, वो प्रधानमंत्री थी, अब उसको तो कहना मैं हट पर, मैं जो आज के साथ आता हूँ मुझे तो आज पता लगा आप कितने काले दिल की। ऐसे ही बोला, मैंने जवान था, 30 साल का मैं जवान था, तो मैंने काफ़ी उस समय उनको डांट दिया। तो वो कहें चलो कोई बात नहीं, और उस समय आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। खैर है नहीं हो, तो कुछ लोगों के, हमारे लोगों के ऐसे दिमाग फिरे हुए हैं, वो कह रहे कि मिलने लगाओ। अरे मैं कहा अभी तो हम आधा % भी उस लाइन में आए नहीं, अभी तो हमारी हालत कहीं सुधरी नहीं। जो उनके अमीर हैं और हमारा गरीब है, उसमें लाख गुणे का अंतर है। अब छोटा मोटा अंतर नहीं, पहले ये आरक्षण तो पूरा होने दीजिए, पहले जो हमारा शेयर मिल रहा है उसे तो पूरा होने दीजिए, फिर हम लड़ लेंगे। ये लड़ाई है कि भाई हम लोगों को ये वो लगाई जाए, आर्थिक बंधन डाला जाए। आज अभी भी है, सब जगह लोगों को पता है, आय सीमा हर जगह, स्कॉलरशिप में आय सीमा। बहुत सी बातें मैं आपके सामने रखूँगा, एक एक सब्जेक्ट पे मैं रखूँगा, क्योंकि बहुत समय लगेगा और चर्चा में बहुत समय लगेगा। तो मैं अभी इतना ही आपको बताना चाहता था। मेरे सामने अपने अब बनते जी हैं, ये 2 मिनट में अपनी बात अपना 5 मिनट के लिए रखेंगे, तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि वो बात रखें। अमित जी जरा आपकी इजाज़त आकर के हम लोग चर्चा करेंगे। कृपया शांति बनाए रखें, सभी साथियों से अनुरोध है। नहीं सर, हेलो थोड़ा सा लोग पेशेंस रखें, थोड़ा बस नहीं अपने समाज की हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी बातें सब चलेंगी, लेकिन आप जानते हैं कोई भी बात करने से पहले उसकी थोड़ा जानकारी और भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। अब मध्य जी यदि एट्रोसिटीज़ की बात कोई इस तरह कर रहे हैं, वो हम लोगों को जानकारी है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं, कोई जानकारी रखते नहीं। उनकी बात कही, अब हमने एट्रोसिटीज एक्ट पे यदि मूछें काटने पे हमारी हत्या हो, या हमारे घड़े के पानी पीने पे हत्या हो बच्चे की, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, इससे भयानक जघन्य घटनाएं। अभी 2 लड़की के साथ में जो लखीमपुर खेरी के आगे जो जुल्म जाती हुई, उसमें 6 आदमियों ने 2 लड़की बहनों के साथ बलात्कार किया, उनका मर्डर किया, या मर्डर तक तो आज तक सुना। लेकिन हमारे आप ये समझिए, सभी लोगों का मैं ध्यान इधर खींचना चाह रहा हूँ, मर्डर करने तक बात भी देखी जाती, मर्डर के बाद उनको पेड़ पे लटकाया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हम लोगों को चेतावनी कि भाई आपका ये असर हम कर सकते हैं। और हम लोग आपस में लड़के झगड़ के छोटी छोटी बातों के ऊपर यदि इस तरह करें, तो मेरा आग्रह है कि यदि किसी आदमी को कोई बात का एतराज है, कोई है या कोई बात ऐसी आ गई है, तो उसको पर्ची बना करके यहाँ भेज दें कि भाई ये बात ना करें, और जिनको नहीं बर्दाश्त हो रहा वो उठ के चले जाए। वो इस मीटिंग को खराब करने से बेहतर है कि वो लोग मीटिंग से यदि उन्हें नहीं पसंद आ रही तो वो चले जाएं, जब उसके बाद नई बात आएगी तब देखी जाएगी। हर बात रखने का हर आदमी को हक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ वो सब आपको ही पसंद हो, या आप बोले हो मुझे पसंद हो। कोई बातों में ऐसा होता है, बर्दाश्त करने का मादा समाज में होना चाहिए। और जिन लोगों बोलने का टाइम इसमें ये बोलने का क्या, ये तो चर्चा होगी। अभी तो हम लोग ये इसके अभी प्रथम स्थापना जो चल रहा है, अभी इसका चल रहा है, उसके बाद हम मुद्दों पे चर्चा होने वाली है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कुछ थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए, ये भी एक हमारे अंदर होना चाहिए। ये जो आदमी धैर्य नहीं रखता वो समाज के लिए क्या करेगा? वो तो आदमी समाज को खराब ही करेगा। अब ये मीटिंग की यदि यहाँ लोग दूसरे इंटेलिजेंस के बाहर के बैठे होंगे, वो क्या वो लेके जाएंगे? हमारा बैठते वो लोग हैं, माइक लगे हैं सब जगह, तो कम से कम भाई इस बात का ध्यान रखेंगे, ये अपना प्रोग्राम है, हम लोग समाज के आदमी हैं, हम समाज के कुछ काम करने के लिए यहाँ आए हैं। इतना रुपया खर्च होता है एक मीटिंग करने में, आप लोगों को सबको भी जुर्माना डाला जाता है कि भाई कुछ आप भी मदद करो, आपने भी की है। तो मेरा ये है कि इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाए। जिनको मान लिया बहुत ही गुस्सा है, या तो थोड़ी देर के लिए उठ कर चले जाए जब तक बोले, या वो थोड़ा
शांति से सुने, इतनी तो होनी चाहिए। तो मैं आगे से अनुरोध करूंगा कि यहाँ की रिपोर्ट, इस पंडाल की रिपोर्ट बाहर ना जाए। जो हमारा कार्रवाई चल रही नहीं माने वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, कौन सी ऐसी दिक्कत है। तो बाकी लोग ध्यान से सुने, बात हमारे मान सम्मान की है। यदि हम ही अपने बंदों का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बलदेव जी, करुणाकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात खत्म करे, बात करें, लोग बात बोले। धन्यवाद। देखो भाइयों, आप सब हमारे समाज के व्यक्ति हो, मेरा किसी से कोई, लेकिन कॉर्पोरेट में बहस नहीं होने दिया गया। यदि यह वोटरशिप कानून वोटरों को पैसा दिलाने वाला कानून बन गया तो सभी घरों में 20 से 40 हजार रुपए जा रहे होते। तो सिक्कम गोरखपुर जी, थोड़ा सा इस पर आप 5 मिनट में अपने प्रस्ताव को थोड़ा बताइए और सभी उपस्थित साथी। गंभीरता से जब विचार नहीं होगा तो डमरू आप बजाते रहे। कुछ लोग कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे। आज आरएसएस के लोग जज बन रहे हैं, डायरेक्ट बन रहे हैं, डायरेक्ट सरकार अफसर बना रही है। बचा क्या भाई? ये राजनीति नहीं है। जब तक राजनीति नहीं करोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं 85% लोग पार्लियामेंट में जाएं जो हमारी बात करने वाले। इनकी बात करने वालों को भेजोगे तो जो हो रहा है यही होगा। इससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ेगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। पैंट शर्ट पहन के नहीं चल पाओगे। कहेंगे कि भाई ये तो अंग्रेजों का पहनावा है, तुम लुंगी पहनो और बंडी पहनो, दूसरा कुछ पहन नहीं सकते। समझ गए? तो घबराने वाली बात नहीं है भाई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठे, हम चर्चा करें और कुछ कंक्लूजन निकाल के जाएं। मैं एक चीज, नई चीज के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ। सन 2005 में एक मिस्टर विश्वात्मा जी हैं जो लखनऊ में रह रहे हैं। उनके प्रयास से एक प्रस्ताव रखा गया था पार्लियामेंट, जिसको 137 सांसदों ने रखा था। ऐतिहासिक बात है, लेकिन इस बात का प्रचार नहीं होता क्योंकि प्रचार तो झूठ का हो रहा है। मीडिया सारा खरीद लिया इन लोगों ने, तो झूठ बात लोगों को बताई जाती है। वोटरशिप प्रस्ताव यदि पास हो गया होता, सन 2005 में 1750 रुपये बनता था एक वोटर का। आज वो बढ़ करके 8 से 8,500 रुपया हो गया है। यदि ये कानून बन गया होता तो आज हर घर में 20 से 40 हजार रुपये आ रहा होता। बेरोजगारी की समस्या हल होती, भूखमरी की समस्या हल होती, आतंकवाद की समस्या हल होती। पैसे लेकर के लोग इन कामों को करते हैं, है ना। पैसा सिर्फ अंबानी अडानी के घर नहीं जाना चाहिए, पैसा आपके घर भी जाना चाहिए। हर आदमी का अधिकार है पैसे पे। पैसा कहाँ से बनता है? जमीन से जो चीजें निकल रही हैं, लोहा, कोयला, सोना, अभ्रक, गैस, तेल, जमीन से आ रहा है। ये किसी एक आदमी का नहीं है, वो सारा बेचा जा रहा है। कुछ लोग मुफ्त में उसको बेच करके पैसे कमा रहे हैं। मशीनों की कमाई से जो आय हो रही है उसमें भी आम आदमी का हिस्सा है। पहले सैकड़ों आदमी काम करते, आज एक जेसीबी आ गया तो पैसा मशीन बनाने वाले के पास जा रहा है, जो उसका इस्तेमाल करे उसके पास जा रहा है ना। कुछ पैसा कानूनों की वजह से है। तो मेरा ये कहना है कि वोटरशिप कानून बनाने के लिए हमें लगना पड़ेगा। पैसा आम जनता के घर भी जाना चाहिए। सरकार नौकरी नहीं दे सकती, आरक्षण से समस्या नहीं हल होगी भाई। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आरक्षण से समस्या नहीं हल होगी, हमें वोटरशिप कानून भी बनाना पड़ेगा। और हम पावर में आएंगे तो हम 85% आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, सब जगह व्यवस्था करेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथी। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड सर, ये आपकी तरफ से प्रस्ताव था। यहाँ उपस्थित साथी अगर क्वेश्चन करना चाहते जी, हैं बिल्कुल आपसे तो ले सकते हैं। स्वागत। सर आपका क्वेश्चन है सर, माइक प्रोवाइड करा दीजिए। भाई, देश में वोटरशिप का कानून बनना चाहिए। जिससे के पास साधन नहीं है कमाने का, उनको बिना काम के पैसे मिलना चाहिए। रोटी खाने के लिए 8,000 रुपया प्रति वोटर जो है वो मिलना चाहिए। आपके घर में 5 वोट है जो कमाते नहीं है तो 40,000 रुपया सरकारी खजाने से आना चाहिए। आप शर्त लगाओगे, काम करोगे तो पैसा, सारा काम मशीनें कर रही हैं। रोटी बनाने का काम, मकान बनाने का काम, सब काम मशीनें कर रही है, तो काम रहा कहाँ गया? तो शर्त, बिना शर्त के लोगों को पैसे मिलना चाहिए।
हाँ जी बताइए। माइक दे दीजिए माइक। भाई सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जबरदस्ती जो है सरकार बना रही, तो हमने ये देखा कि भाई जो हमारे नेता हैं उनके बस का नहीं है, हमें नया नेतृत्व लाना पड़ेगा जिसके अंदर क्षमता हो एकता करने की और सही गाइडेंस देने की। नेतृत्व हमें पैदा करना पड़ेगा जो सही विचार वाले लोग हैं, सही सोच वाले लोग। हम चाहते हैं भाई ओबीसी एससी समाज की एकता, और दूसरे लोग भी हैं, उन लोगों को भी शामिल करके एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो इस तंत्र का मुकाबला कर सके जो हमें बर्बाद करने पर लगा हुआ है। और किसी साथी का कोई सवाल है? माइक चाहिए। धन्यवाद सर। सर इसी से रिलेटेड है एजेंडा। और माइक ये रखा हुआ तीसरा। सर मेरा सवाल ये है कि 85% की बात हो रही है, तो 85% का एक नेतृत्व आए थे, कांतीराम थे, उनके मंच बना था, तो उस पर हम सारे लोग 85% के लोग उस मंच पर थे, लेकिन अब 85% किस मंच पर जाए, ये मेरा सवाल। हमारा एक प्रयास है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं देश के पैमाने पर इंडियन ग्रैंड अलायंस बनाया जाए, और ये अलायंस जो है जिसमें राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन सभी लोग, उसका रिजल्ट क्या है? कुल मिलाकर के जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का फायदा हो रहा है, जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। पैसे आएगा भाई, पैसे के लिए हम कारपोरेट टैक्स लगाएंगे, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगा करके वो पैसा जनता के पास आएगा। मोदी सरकार नहीं लगाती क्योंकि मोदी सरकार पैसे वालों की गुलाम है। हेलो जी बताइए। आदरणीय जय भगवान जाटव जी, हम तो आपके एजेंडे पर और बहुत ही सीधे साधे इनोसेंट चले आए हैं, और इस एजेंडे में तो ये है नहीं, ये वोटरशिप का प्रोग्राम तो ये इस एजेंडे में तो है नहीं। और इस मुद्दे की ग्रीवांस क्या है, ग्रेविटी क्या है? आप तो जो भी मुद्दा कोई ले आए उसको, और ये महाशय का है नहीं ये मुद्दा, ये तो भरत गांधी पूरे देश में इसके लिए काम कर रहे हैं। जी जी, भरत गांधी का ही मुद्दा है। तो इसमें हमारी सहमति क्या है? इसमें देश भर का इंटेलेक्चुअल्स बैठा हुआ है, देश भर का नहीं है तो नॉर्थ इंडिया के और 3-4 प्रांतों के लोग तो यहाँ हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है आदरणीय राजकुमारी जी से भी कि आपके हाथ में माइक आ गया और आप किसी भी को भी बुला दें। ये इतना सतही मुद्दा है, इतना हल्का मुद्दा है, और हम लोग तो इससे हमारी भरत गांधी से भी बात हुई, 3 घंटा बैठ के बात हुई। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, और नहीं है तो आप करके आइए, जनमत लेके आइए। इसलिए थैंक यू सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली में ये हमारे मेन मुद्दे जो जय भगवान जाटव द्वारा गए थे सर द्वारा, तो वो मेन मुद्दे हैं, लेकिन अगर किसी के मुद्दे आएंगे उन पे चर्चा बाद में होगी, पहले इन मुद्दों पर चर्चा होगी, है ना? वो और वो लिखित में दे दें यहाँ पे, फिर जब बुलाएंगे तब उन पर बात होगी। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं जो हमारे मेन मुद्दे थे उन पर। और इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो हम लोगों का जुड़ने और जोड़ने का है, बिखरने का नहीं है। ये सारी बातें जितनी हो रही हैं अभी तक की, सब बिखेरने की बात हो गई, सब बिखेरने की, सब एक दूसरे को डांटना, एक दूसरे को फटकारना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, और मैं मन संचालन के लिए अपने कर्मवीर बोस सर के लिए वो मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद साथियों। पहली बात तो ये एजेंडा किसी एक जय भगवान का नहीं है, ये एजेंडा पूरे समाज का है। आज पर है ये जो प्रोग्राम रखा है, जुड़ने और जोड़ने का अभियान रखा है, तो कहते हैं साथियों सरकार कब बनेगी? जब हम अपनी इज्जत छोड़ेंगे, जब हम अपने पद और प्रतिष्ठा छोड़ेंगे। आज के जो मुद्दे हैं, क्या वो जोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये लोग जो आए विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, अपना संगठन तोड़कर आम आदमी बन? तो एक हमारे जो एजेंडे हैं, सरकार से कितने भीख मांगते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आज ऐलान करेगा, आज पूरे देश में संसद चलाई जा रही है, आदरणीय समाज कि हम चाहते हैं, आज कितने संगठन ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम
इसका लाभ मिले किसी को नहीं मिले, क्योंकि अलग अलग जातियों का अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग स्टेट में उसके अनुसार सरकार बांट देती है, लेकिन केंद्र में अलग है। तो केंद्र किसी व्यक्ति के अंदर या कोई बात आ रही हो, आपत्ति आ रही हो तो कृपया बिल्कुल या क्या हुआ, सुप्रीम काउंसिल जब फॉर्म हुई थी उस टाइम में यहाँ में सर तो और एक ये है कि रिजर्वेशन में प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है सरकारी विभागों में रिजर्वेशन प्रमोशन का, और अभी भी सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को इस पर विवेचना करने के लिए, जबकि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के टाइम में सरकार ने कहा है कि जो है इसमें रिजर्वेशन प्रमोशन रिजर्वेशन के मामले को इसको कंसीडर सोचा जाए सरकार, तो ये मुद्दा इसमें नहीं रखा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को भी इसमें रखा जाए। यह रखा गया तो मैंने पढ़ा नहीं है या मुझे समझ में नहीं आई है। हाँ, मुझे पढ़ा नहीं गया होगा। दूसरी बात ये है, मैं जा रहा हूँ फिर खत्म करके घर, उसमें आपके सुप्रीम काउंसिल में मैंने एक प्रस्ताव रखा था और सभी ने माना था कि हम नहीं चाहते हमको रिजर्वेशन मिले, हम चाहते हैं कि देश में सिर्फ सारे भारतवर्ष में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, सारी संस्थाएं, सारे शिक्षक केंद्र, सारी वो सब सरकार चलाए, जिससे नकली सर्टिफिकेट बना करके बोगस सर्टिफिकेट लेके पैसे वाले बोगस सर्टिफिकेट खरीद करके हमारे बीच में आ जाएं और उसका जो है शिक्षा का सही ज्ञान न हो। अगर शिक्षा सरकार का केंद्र रहेगी तो बोगस सर्टिफिकेट पैसे वाले खरीद कर आएंगे, इससे जो है हम लोगों को बहुत ही गलत हो। थैंक यू सर, सुधार के लिए सर। तो बताइए कोई दिक्कत है तो उसमें, नहीं तो प्रस्ताव है ये जो हमारा शुल्क का सर्टिफिकेट है वो केंद्र की सूची के आधार पर ही राज्यों में भी लागू हो, ये प्रस्ताव हमारा है। तो हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं तो उसको प्रस्ताव माना जाए। ये सेंट्रल से बनना चाहिए और सेंट्रल के बनने के बाद हर स्टेट को वो कंपल्सरी होना चाहिए। वो सेंट्रलाइज करो ना, टाइम वेस्टिंग बताइए। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करा दिया गया। जो पहला प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव है सब, अगर जो पहला प्रस्ताव है वो सब सहमति हैं, अगर सहमति सबकी है तो हाथ उठाकर सहमत कर दे, और अगर किसी का कोई कुछ बोलना हो तो उसमें भी कृपया अगले स्टेप में हैंड रेज कर दे प्लीज। अच्छा ठीक, बट सभी लोग जातियों को शामिल किया गया है, उनकी जनगणना नहीं हुई थी और उनकी संख्या का पता नहीं था, और उस संख्या के आधार पर अनुसूचित जात का कोटा बढ़ाया नहीं गया, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया जो उत्तर प्रदेश शासन ने लागू किया था। तो इस तरह की समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। हमारे वहां बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि उस जात का जो टाइटल है वो अनुसूचित जात में भी है, ओबीसी में भी है। जैसे हमारे वहां एक चौहान बिरादरी है, चौहान बिरादरी अनुसूचित जात में भी है और ओबीसी में भी है। तो एक क्रिटिकल पोजीशन वहां भी आती है, कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जात में आती है, कुछ क्षेत्रों में ओबीसी में आती है। तो एक निश्चित रूप से हमें इस प्रस्ताव के साथ साथ एक मांग ये भी करने की जरूरत है कि केंद्र सरकार पूरे देश में अनटचेबल की जिस तरह से एक बार समीक्षा की गई थी, जिसके आधार पर अनुसूचित जातियों की सूची जारी की गई थी, अभी प्रदेशों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि जो उससे भी बदतर पोजीशन में है और राज्य सरकार उसको लाभ लेने के लिए अनुसूचित जात में कभी कभी शामिल करने का प्रयास करती है। तो ऐसी जातियों को अगर अनुसूचित जात में शामिल किया जाता है तो उनका सर्वेक्षण करा करके उनकी संख्या के आधार पर अनुसूचित जात के कोटा को भी बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि संख्या के आधार पर ही अनुसूचित जात का कोटा और अनुसूचित जनजात का कोटा निर्धारित किया गया था, और इस क्रम में भी हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। और उसमें जो परेशानियां हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सूची में, उन दोनों का सामंजस्य किस हिसाब से बैठे, इसको सोच करके माननीय सभापति जी से निवेदन है कि इस पर भी गहन चर्चा की जाए। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर यादव। हरी सिंह मीना जी भी अपनी बात ब्रीफ में रखें, क्योंकि ये पॉइंट लगभग ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है।
आदरणीय संयोजक महोदय, अध्यक्ष महोदय, और आप सभी का सौभाग्य है, आज बगैर चुनाव लड़े आप सबको पार्लियामेंट मेंबर बना दिया। हम सब पार्लियामेंट मेंबर हैं, संसद में बैठे हैं, इसलिए जाटव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट में लोग पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहुंचे, आधे भाग गए हमारे में से, कुछ खाने के बहाने, कुछ और कहीं। तो आधे खा रहे ठीक है, लेकिन कुछ बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन वो समय की गरिमा नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ मीना समाज दिल्ली की समस्या रख रहा हूँ। मैं मीना समाज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आदर्श आदिवासी मीना समाज दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी हूँ। सन 1960 से हमारी संस्था कार्य करती है सामाजिक, लेकिन दिल्ली में सर मीना जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनता। गवर्नमेंट इसलिए टाल देती है, यह ट्राइबल एरिया नहीं है, वो एरिया कह के टाल देते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी का राजस्थान का बना हुआ है सर्टिफिकेट, तो दिल्ली सरकार उसको इशू करती है, वो वेरिफिकेशन प्रॉपर करती है कि इसका बाहर का सर्टिफिकेट बना हुआ है राजस्थान का। अब समस्या यही है, जैसे ये पहला प्रस्ताव आया, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, आप सब भी कर रहे हैं। तो दिल्ली में मीना जाति के साथ ये शर्त ना रखी जाए कि भैया उसके पूर्वज हमारे मर गए और जो रहे वो दिल्ली में सेट हो गए। जो दिल्ली में सेट हो गए उनमें भी कई स्वर्ग सिधार गए, अब उनका राजस्थान का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बच्चे हमारे कहाँ जाए, हमारे पड़पोते पोती कहाँ जाए? तो उनका कोई आधार नहीं है। एसटी अपने को मीना जरूर कहते हैं, और मैं पढ़ाई पे भी बड़ा जोर देता हूँ मीना समाज पे बार बार। खादी आरक्षण से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे भी जोर देना है। हमारे समाज ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया, तो आज हर डिपार्टमेंट में मीना समाज के लोग मिले। तो मैं संसद से निवेदन करता हूं, इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित करें और मीना समाज की समस्या कि दिल्ली से सर्टिफिकेट बने, मीना इज मीना, चाहे वो दिल्ली में है, अमेरिका में, जापान में, बिहार में, यूपी में, मीना तो मीना ही है ना। उसको आधार ये ना बनाया जाए कि भाई उसका पूर्वज का सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए। इससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आधी भी आवाज नहीं निकल रही, खाने वाले तो नहीं बोल रहे, आप तो बोल लो। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद। साथियों थोड़ा सा ना गहराई से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेना सर। आदरणीय जो ना अध्यक्ष महोदय है, विषय आपने जो चर्चा में लाया है विषय तो ठीक है, लेकिन इस विषय के बारे में हमें गहराई से जानना भी चाहिए। रिजर्वेशन केवल शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान है। हर स्टेट में अलग अलग इशू है, अलग अलग लोगों की आर्थिक जो शैक्षणिक और सामाजिक दशाएं अलग अलग हैं। अगर आप ये इसी विषय पर लेके चलेंगे पूरे देश में होगा तो मुट्ठी भर लोग कब्जा कर लेंगे। आज देश के अंदर ए और बी की बात क्यों हो रही है, ए बी सी डी की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, और समाज टुकड़ों में बढ़ जाएगा अगर आप ऐसी मांग रखेंगे तो इसलिए मेरा सभापति महोदय से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को जो है ना यही रोक, इससे ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत ही गहरा विषय है। क्योंकि मैं सरकार में काम करता हूँ, ये ब्रांच ये मेरे पास रही है, इसके बारे में गहराई से मुझे ज्ञान है। तो इसलिए मैं जातियाँ मिलाने के लिए भी पार्लियामेंट में आपके 133 MP बैठे, उनसे पास होता है प्रस्ताव। जब कास्ट का जो ना विलय होता है किसी दूसरी कास्ट में, जो ना SC और जो ना ST में, तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी राज्य की जो SC और ST है उसको सेंटर में पूरे उसमें मिलेगा। लेकिन राज्यों की परिस्थितियाँ टोटली, जय भगवान जी, बिल्कुल अलग है। ये नहीं कह दिया केरल वाले सारे ले ले। आपके हरियाणा में तो मैं आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते। हरियाणा के अंदर जो ना अनेक राज्यों में अलग अलग फूट पड़ गई है। राजस्थान में जाट आरक्षण ले रहे हैं, आपके हरियाणा में जाट को आरक्षण दे दिया तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो ये बातें थोड़ी सी हमें सोच के करनी चाहिए, इससे हमें लाभ होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। माइक बंद हो गया, हेलो। तो इसलिए इसको जो ना जैसे हम ताकत बनेंगे, सरकार बनाएंगे, कभी बनेगी, फिर वहाँ हम चर्चा कर लेंगे। हमारे हाथ में आएगी जब देने वाले हम हो जाएंगे तो आपको आरक्षण मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कैसे, ये किससे मांग कर रहे हो आप? आपका संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खत्म कर दिया है। आपकी जगह जगह जो ना कोई भी आदमी पेट के पीट के आपको मार रहा है। क्या है ये? कब तक भीख मांगते रहो? भीख मांगने से नहीं मिलती, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार छीना जाता है, छीनने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं हुए तो मारते रहो, कितनी चर्चाएं करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अनुरोध है, क्या करो? हाँ,
मेरा अगर साथी कहें जयवान जी से, आज के अध्यक्ष महोदय से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को हम अगले के भी ताकत बनेगी जब चर्चा कर लेंगे, अगर ऐसी बात हुई तो कर लेंगे, अगले विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। मेरे हिसाब से अनुरोध है कि जो आदमी हमारे इधर से उधर जा करके सेंट्रल सर्विसेज में पहुंच जाते हैं और वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको उनके बच्चों को कोई फायदा नहीं मिलता, उनके बारे में क्या कहेंगे? जनरल दोबारा बताना। हाँ, जो लोग सेवाओं में हैं या जो लोग बिजनेस में चले गए, छोटे मोटे कारोबार धंधे में हैं, या कोई लोग एक जगह से रोजी रोटी के काम से कहीं भी किसी भी स्टेट में बच जाते हैं, तो उनकी वहाँ कोई किस तरह फैसिलिटी? हाँ, ये बात आपकी, ये बात ठीक है, मैं बताता हूँ। 25% आदमी ऐसे हैं जो हमारे नहीं, वो अपना, उनका क्या करेंगे? वो अपना सर्टिफिकेट अपने राज्य का बनाए, जब राज्य की वैकेंसी है अपने राज्य में भरे, बाकी उसका सर्टिफिकेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। अगर आप एक इसी इशू में लेके बाकी कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उस राज्य का सर्टिफिकेट बन जाता है, एससी का सर्टिफिकेट बन जाता है। जो आईएएस या और जो ना लोग आते हैं उनका तो जो वहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट वो लेने लग गए, और केवल उन्हीं के बच्चे रिजर्वेशन ज़्यादा लेने लगे, उसको क्या कहोगे? इसलिए आप जो कह रहे हैं, जो हम माइग्रेटेड करते हैं दूसरे राज्य में, कितने % लोग हैं? आपकी दिल्ली में ये प्रॉब्लम होगी, आप लोग यूपी के होंगे और दिल्ली में आके आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन दिल्ली में मिलेगा। अगर आप यूपी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं और यहाँ का कितने साल का उसका एक नियम है, इतने साल तक आप अगर स्थायी उस राज्य में हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता, कहीं नहीं होता। अगर नहीं होता, चेंज हुआ है 3 बार, मैंने कई बार कराया और वो नया सर्टिफिकेट इशू होता था कि पुराने के तो अभी फिर बंद है, नहीं होता। लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये इशू बहुत ही बड़ा इशू है, आप इसके ऊपर 20 दिन चर्चा करते रहे, शायद मुझे लगता है इम्प्लीमेंट। कोई भी साथी जो भी है चर्चा कर ले, जो हमारे लोग ट्रांसफरेबल जॉब में है, साथियों बाहर जाके बस गए, उनका क्या हो? वे लोग बिल्कुल हमारे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि हम लोग बार बार ये हमारे वहाँ यहाँ पुष्प जाति केवल माली को कहते हैं, जो फूल पौधे बड़न लगाता है उसको कहते हैं। यहाँ हमारे हरियाणा में वो बैकवर्ड क्लास में है। उस समय लोढ़ा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा अब तुम्हें एक ही मांग करके आओ कि जितने भी अनुसूचित जाति है हम अनुसूचित जाति में रहें, न कि चमार में, वाल्मीकि में, दानक में। इस तरह की बातें क्यों करते हो? तो इसीलिए करते हैं, हमने इसीलिए तो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि अनुसूचित जाति ही रहे, ये जातियां ना रहे, ना अनुसूचित जाति पिछड़ी में रहे, ना एससी में रहे, ना एसटी में रहे। हम सारे के सारे अगर एक जगह बनकर करके और 85% की बात करें तब बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। उसको एक उपनाम दिया आदि धर्मी या आदि धर्मी, सेम है। कोई आदि धर्मी लिख देता, कोई आदि धर्मी लिख देता, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। उनके जो 60 साल पहले लोग जहां दिल्ली में आए थे, उनके बच्चों का जो सर्टिफिकेट बना और उसमें भी दिक्कत आई, वो पंजाब के बेसिस में बना तो दिया उन्होंने। जब एडमिशन लेना था तो वो आई जो जिसमें आई लगा हुआ तो बोलते इसमें आई लगा हुआ, ये इसको नहीं मिलेगा। और बड़ी दिक्कत आई, हमारे बच्चों को भी दिक्कत आई, उनका टाइम लग रहा था। हमने जनरल में फिर यह प्लान बजट धनराशि ना तो डाइवर्टेबल और ना ही लैप्सेबल हो तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड की तरह ही केंद्र सरकार भी एक्ट बनाए। हेलो साथियों, बहुत ही अच्छा विषय है जो कि हम भी और जय भगवान जी भी हमारे हर बार जूम की मीटिंग जो वी द पीपल पेबैक संघ की रोजाना 17 महीने हो चुके हैं, जो रात को 8 बजे से 11 बजे तक रोज जूम पर ये चर्चाएं चलती हैं। इसमें केवल देश के नहीं विदेश के लोग भी भाग लेते हैं। 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक रोज जूम के ऊपर जो ना हमारी चर्चाएं होती है कि समाज को कैसे जोड़ें और समाज के जो संवैधानिक अधिकार है। ये अगला जो मुद्दा है बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैं चाहूंगा आज के सभापति महोदय से कि उसको थोड़ा डिटेल में बता दें, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन जो आजकल नीति आयोग जो बना हुआ है उसके अंदर एक 35 नंबर कमरा एक स्कूल में है, मुझे बताया
उसमें सब बोर्ड भरे हुए, जो आता है उसी का बोर्ड लगा के फोटो खिंचवा के कहते हैं, उनको फीस देते। बहुत बड़ा घपला पूरे ऐसा बहुत ज्यादा है। इन पे नजर रखना भी हमारा काम है। ये फ्रॉड कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हमारा है, वो हमारा पैसा कहीं लगना चाहिए और वो डूब जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो फीस रिएम्बर्स का है वो भी बात नोट कर ले। आप अपने अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए, बहुत बढ़िया स्कूल पढ़ाइए, 100% फीस मिलेगी वापसी। और उसकी शर्त क्या है, अभी जो रखी हुई है उसकी शर्त भी सुन लीजिएगा। उसमें है यदि स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आएगा तो 2.5 लाख रुपए साल की आमदनी बताते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ही सीट के साथ दोनों कुर्सियों बैठे हुए आदमी वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें पूरी 100% फीस वापस होती है, पर आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। स्टेट की है उसमें 3 लाख होनी चाहिए। स्टेट वाले 48,000 रुपए वापस देते हैं, चाहे आपने 3 लाख जमा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की है यदि वो 2.5 लाख रुपए आमदनी है तो वो 100% वापस 3 के 3 लाख मिल जाएगी। ऐसी चीजें जानने के लिए आपको नेट में थोड़ी स्कीम निकाल करके पढ़नी चाहिए। मेरा अनुरोध ये है कि मैं इकला लिखता रहता हूँ, कौन पूछता है इकले लिखने को। मैं एक संस्था लिखता हूँ, यदि आप सब लोग लिखे, सब लोग जागृत हो तो सरकार को पता लगे कि सब जाग रहे हैं भाई। अब एक चिट्ठी देते कहता यही है, पागल की चिट्ठी आ जाती है, बताओ क्या करूँ। अब वो इकली फिर भी मैं एमपीओ के जैसे बहन जी बैठी है साहब जी, मैं बोले मैंने कहा ये लो जी साइन करो। अब इनसे गए तो साइन करा लाए, फटाफट वो चिट्ठी चली गई तो वीआईपी चिट्ठी ट्रीट हो गई, तो उसका सवाल जवाब भी होगा। अब ऐसे हमारे एमपी जब तक नहीं होंगे तो हाउस में बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें ये जो संसद बनाया है इसकी आवाज हमारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हमारे संसद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हम लोग यहाँ से पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। मैं खड़ा हुआ हूँ, पहले से बैठिए। ये बात सत्य है कि ये वो वाली संसद की तरह ये संसद चल रही है। डाटा एक्यूरेट और डाटा किसी के पास हो या नहीं हो, लेकिन हवा में फायर जरूर हो रहे हैं। अभी जैसे इसमें जितने भी बिंदु हैं, अभी जैसे एजुकेशन का बिंदु है उसे 4 भागों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का बिंदु एक ही उसमें आ जाना चाहिए पूरा, इससे और उसमें एक लाइन लिखने की ज़रूरत है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा, जैसा कि लोहिया जी ने कहा कि इस देश में बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा। दैट मीन्स इक्वल एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनवाया जाए। देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया जाए और इस देश के आरक्षित वर्ग को 0 बैलेंस पर एडमिशन दिलाए जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने 0 बैलेंस पर SC ST के एडमिशन करवाए, तो 0 बैलेंस पर एडमिशन कराए जाएं। तीसरी बात यह है कि इस स्टेट में, हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं उस पूरे देश में गरीबी का आकलन, स्कॉलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 3 आधार पर होता है। SC ST के जो इनकम का जो दायरा है वो 2 लाख है। 2 लाख से ऊपर यदि इनकम है शेड्यूल कास्ट की तो वो जो है अमीर माना जाएगा, उसे स्कॉलर का लाभ नहीं मिलेगा। OBC 5 लाख, सामान्य 8 लाख। इस देश में देश एक है, एक व्यवस्था से, संविधान से चलता है, लेकिन गरीबी शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है और OBC के लिए अलग है और अपर कास्ट के लिए अलग है। 2 लाख, 5 लाख और 8 लाख गरीबी का आकलन का पैमाना एक ही है। इसीलिए SC OBC या अपर कास्ट कोई भी हो, यदि उसको बेनिफिट देना है तो गरीबी का आकलन समान हो, वो 8 लाख ही रखा जाए। 8 लाख पर आपने EWS को काउंट कर रखा है तो 8 लाख ही गरीबी का आकलन माना जाए और समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाए। SC ST को 0 बैलेंस पर एडमिशन दिए जाए, चाहे वो एजुकेशन प्राइमरी से हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, कॉमर्शियल एजुकेशन हो, कोई भी देश में एजुकेशन हो, किसी भी प्रकार की हो। यदि लेकिन इन लोगों ने मालूम है क्या किया है? इस बाबा साहब ने हम लोगों को सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन दिया, टू एजुकेट। तो बाबा साहब के सारे फॉर्मूलों को 0 बनाने के लिए नागपुर का खतरनाक एजेंडा काम कर रहा है।
उस नागपुर के खतरनाक एजेंडे के द्वारा बहुत पहले समय से तैयार एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्होंने 2020 लागू कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में लागू कर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय में काम करने वाले प्रोफेसर, कॉलेज में काम करने वाले प्रोफेसरों को बैठा करके ये कहलवाया जाता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश के लिए, देश के वंचितों के लिए और देश के नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए बेस्ट पॉलिसी है। जब मैंने उसका अपोज किया, हमारे यहाँ यूजीसी की कॉन्फ्रेंस हुई, सेक्रेटरी बोला तो मैंने पूछा, आपने बहुत इसके फायदे गिना दिए, लेकिन मैंने उसमें 2 लाइन मैंने मार्क की। उसमें लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन ऑटोनॉमस एंड सनातनी। तो मैंने पूछा ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, मैं इंग्लिश कम जानता हूं। तो वो उसने कहा कि शिक्षा को प्राइवेट बनाया जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है देश के सारे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को, माध्यमिक कॉलेजों को और डिग्री कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, जितने सरकारी कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटी है, सबको प्राइवेट बना दिया जाएगा और शिक्षा रानी अंबानी के हाथ में चली जाएगी और देश के वंचितों से, बहुजनों से शिक्षा बहुत दूर चली जाएगी और शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। और शिक्षा किस आधार पर होगी? सनातनी बेस्ड होगी। उसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एग्रीकल्चर का प्रोफेसर हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ कि फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। एक कोर्स जोड़ा गया मेरे में, वो कोर्स क्या कहता है? एग्रीकल्चर हेरिटेज। उसमें क्या है? वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र। उसमें अब मैंने वेद पुराण पढ़े नहीं एग्रीकल्चर वाले, अब मुझे पढ़ाने के लिए वो दे दिया, तो मैंने अपने हिसाब से 1 साल पढ़ा दिए वेद पुराण, तो मुझसे कोर्स वापस ले लिया। समझ रहे आप? ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि इस देश में संविधान से चलता है, न कि गीता से, न रामायण से, न महाभारत से। तो इससे देश की एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। भारत का संविधान क्या कहता है, उस आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। भारत का संविधान ये कहता है कि शिक्षा के द्वारा देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाएगा, देश को विज्ञान की ओर ले जाया जाएगा, देश को अंधविश्वास की ओर नहीं ले जाया जाएगा। मैं मांग करता हूं इस मंच से जोड़ा जाए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करके इस देश को साइंटिफिक बनाया जाए और एजुकेशन को साइंटिफिक बेस्ड बनाया जाए, सनातनी बेस्ड नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सनातनी बेस्ड है, सनातनी बेस्ड नहीं, साइंटिफिक बेस्ड हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑटोनॉमस नहीं, गवर्नमेंट बेस्ड हो। पहले अटल जी बने प्रधानमंत्री तो आपको एक संशोधन हुआ था, मैं बता देता हूं। संशोधन यह हुआ था कि यदि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन की जो बात थी, उसमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। संशोधन करके रेस्पॉन्सिबल कौन बना दिया गया? गार्जियन। गार्जियन को रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया शिक्षा के लिए, गार्जियन नहीं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का काम सरकार का है, इसीलिए जिसका काम है उसी को करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। शिक्षा में एक ही बिंदु को कम्युलेटिव करते हुए हमारा इसमें मांग होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रस्ताव को आप लिखित में जरूर दे दीजिए प्लीज अपना। सर आप प्लीज एक बात मैं हेलो बहुत अच्छा होता देखिए, आप लोगों को जानकारी के लिए हम लोग आज ये सब बातें रख रहे हैं, क्योंकि है नहीं, लड़ाई तो आगे शुरू होगी, अगले सेशन में शुरू होगी। ये 22 पॉइंट भी नहीं रखे जाएंगे, आज पॉइंट है 100, लेकिन अभी तो ये 4-6 पॉइंट हुए, आगे चलेंगे। ये जो आपके सामने हमारे डॉक्टर अमित जी ने पढ़ा था, ये पूरा पढ़ के समझे तो इसमें IIT, NIT, IIM और ये सब एजुकेशन आते हैं। इसमें सब डॉक्टरी, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो NIT वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो, चाहे MBBS वाले कोर्सेज हो, मेडिकल नॉन मेडिकल सारे हों, ये सारे कोर्सेज हैं। आपको नहीं पता, यहाँ पर 23 IIT हैं, हिंदुस्तान में 23 IIT हैं, लेकिन बच्चे कितने पढ़ते हैं? एक IIT में 12, और ऐसी 12 IIT के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। आप नेट इंटरनेट से देख लें, एक
चाहे कानपुर की, उन्होंने 12 IIT छाटी हैं कि कह रहे टॉप क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से वो आपको इसकी मिलेगी। तो वो 12 बच्चों को मिलेगी एक इंस्टीट्यूट में, वो कैसे छाटेंगे? बच्चे तो वहाँ 70-80 हैं, 12 बच्चों को देंगे, बाकी को कौन देगा? ये आपको सबको जानना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा ही NIIT में है, ये हालत यहाँ सब जगह है। एक केंद्रीय विद्यालय का बात आएगी, वो बड़ी अजीबो गरीबो बात है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी फाइलें हैं, हजारों फाइलें। उसमें क्या हो रहा है, हमारे 22 बच्चे जाने चाहिए, 23 बच्चे जाने चाहिए, अभी 23 बच्चे जाते नहीं है, उसमें 5 बच्चे जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? एक EWS स्कीम है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बच्चों को एडमिशन मिलता है 25%। उनमें यदि 10 बच्चे हमारे शुल्काश के चले गए, क्योंकि उसमें हमारे लिए 2 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में आते हैं जनरल कैटेगरी 2 में आते हैं ओनली SC ST, और जो हमारी ये गिनती जातियाँ हैं, छोटे वे सब जातियाँ आती हैं, उन सबको उसमें आरक्षण है। यदि उस सब का आरक्षण आप ले लिया जाए तो हमारे लिए उसमें पूरा, हमारे लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। आपको किसी को ये शायद नहीं पता, उसमें हमें डिसएडवांटेज ग्रुप कहलाया गया है। डिसएडवांटेज जो कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है उसमें पढ़े, एक ही एक्ट बना है पूरे देश में आज तक जिसमें हमें आय सीमा से छूट रखी गई। उसमें कहा गया है कि यदि EWS में आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपको डिसएडवांटेज ग्रुप का शुल्क सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो आपको उसमें बराबर मिलेगा। कोई आपको खर्चा नहीं देना है, आपको सब बेनिफिट मिलेंगे। और आपकी आमदनी जो आय सीमा है, कोई आय सीमा नहीं है। आपको 2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी भी है तो आप 30 लाख रुपए साल की आमदनी आपको हो जाती है। 30 लाख रुपए आमदनी होने के बावजूद भी आपको बच्चा EWS में ही जाएगा, क्योंकि हमको एक्ट के अनुसार EWS में डिसएडवांटेज ग्रुप का माना गया है।